जय हिंद। साइंस विद प्रियंका क्लासेस में आपका स्वागत है। अभी आपका एनसीईआरटी का जो 6 अभी चल रहा है उसमें से एक चैप्टर जो था पिछले वाला वो कंप्लीट रूप से खत्म हो चुका है। अब यह जो चैप्टर है दूसरा चैप्टर अभी स्टार्ट होने वाला है। बारी बारी से प्रत्येक क्लास का जो बायोलॉजी का जो भी चैप्टर है वो सब कुछ को कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ते चलेंगे, ठीक है। और उसके बाद देखिए जब ये बायोलॉजी कंप्लीट रूप से खत्म हो जाएगा, अभी 10 तक को लेकर के चल रहा है, उसके बाद फिजिक्स खत्म होगा, उसका फिर केमिस्ट्री को लेकर के चलेंगे, ठीक है। चलते, बुक का नाम क्या है? जिज्ञासा। ये चीज हम पहले बता चुके हैं। आज का जो चैप्टर जो आज का आप लोग का चलेगा वह चैप्टर का नाम है सजीव जगत में विविधता। दूसरा अध्याय जो ये है आपका, ये उचित आहार स्वस्थ शरीर का आधार, ये खत्म हो चुका है। आज ये आपका ये दूसरा है, सजीव जगत में विविधता। सजीव जगत में विविधता का मतलब क्या होता है कि हम लोग क्या है, सजीव हैं, यानी क्या कर सकते हैं हम लोग, श्वसन कर सकते हैं, प्रजनन प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं, गति कर सकते हैं, अब भोजन का पाचन कर सकते हैं। हमारे पास क्या होता है, हम लोग के शरीर में जीवित कोशिकाएं होती है, ये प्रमुख लक्षण होता है सजीव का, ठीक है। ये सब लक्षण क्या होता है, पौधे में भी पाया जाता है। तो विविधताएं मतलब क्या होता है कि जैसे क्या होता है कि जो इंग्लैंड है, इंग्लैंड के लोग क्या होते हैं, गोरे होते हैं, हम लोग क्या होते हैं, काले होते हैं, ठीक है। ये भी क्या है, एक रंगों को लेकर के विविधता होता है। कहीं क्या होता है, एक हाइट को लेकर के विविधता होता है। चाइना के लोग क्या होते हैं, वो हाइट में बहुत कम होते हैं, हम लोग क्या होते हैं, हाइट में क्या है, थोड़ा उससे अधिक है, ठीक है। ये विविधता हुआ। पौधे में क्या होता है, कहीं क्या होता है, पौधे बहुत लंबे होते हैं, कोई पौधा बहुत लंबा होता है, कोई पौधा बहुत छोटा होता है, वो होता है विविधता। किसी पौधे का जड़ जो है बहुत बड़ा होता है, किसी पौधे का जड़ बहुत छोटा होता है, वो होता है विविधता। मतलब भिन्न भिन्न शारीरिक आकार प्रकृति लेकर के जो भी उसमें विविधताएं होती है, उसमें अलग अलग रूप होता है, उसको हम विविधता कहते हैं। ये विविधता जो होता है मुख्य रूप से निर्भर करता है पर्यावरण के आधार पर, वहाँ का वायुमंडलीय भौगोलिक परिस्थिति क्या है उसके आधार पर होता है, ठीक है। चलिए, दिया गया क्या चीज है, हाँ, उसके बाद ये चैप्टर स्टार्टिंग है। देखिए इसमें बताया गया कि कोई बच्चे को क्या गया, शिक्षक के द्वारा बगीचे में ले जाया गया है, वहाँ पे जो मुख्य मुख्य चीजें उसको लेकर के इसमें वर्णन किया गया है। बताया, देखिए हमारे आसपास के पौधों और जंतुओं में विविधता, हमारे आसपास के पौधे और जंतु में क्या क्या चीज का विविधता है उसके बारे में बताया गया है। बताया गया है कि जैसे कोई सामान्य घास, जो नॉर्मल जो घास जो होता है, देख रहे हैं क्या है ये, चलिए देखिए ये क्या है, देखिए आपका ये क्या है, घास है। तो घास में क्या होता है, घास का जो देखिए समझिए ध्यान से, ये तना क्या आता है, कोमल होता है, और क्या होता है, पतला होता है। ये मतलब कि एक पौधे का एक तरह से विविधता अलग अलग, मतलब अलग अलग पौधों में क्या क्या विविधता है, मतलब क्या क्या अंतर है उस चीज को बताया गया है। और तुलसी का वही अगर पौधा है तो उसका तना क्या होता है, कठोर होता है, और क्या होता है, इसका भी पतला होता है, लेकिन क्या होता है, घास के तुलना में इसका तना क्या होता है, कठोर होता है। वही गुड़हल, गुड़हल क्या हो गया, एक तरह से क्या पौधा हो गया, ठीक है, वो एक बड़ा होता है, उसमें क्या होता है, उसका तना भी क्या होता है, वो कठोर होता है, और क्या हो जाता है, मोटा हो जाता है, ठीक है। नीम का पेड़ में भी क्या होता है, तना कठोर हो जाता है और मोटा हो जाता है। मतलब इसका मतलब ये कहने का, चलिए मैंने पौधे में क्या होता है, भिन्न प्रकार की विविधताएं होती है, सबका अलग अलग, किसी का पत्ता हरा होता है, किसी का पत्ता लाल होता है, किसी का पीला कलर का होता है, अलग अलग उसमें जो वर्णक पाए जाते हैं उसके आधार पर उसका कलर होता है, ठीक है। चलिए अगला क्या चीज में है, उसमें फिर देखिए, अब वो क्या था, पौधों को लेकर के विविधता। अब क्या है कि जो है ना, जंतुओं में क्या क्या विविधता होती है, नॉर्मल थोड़ा उदाहरण समझना है। ऐसे तो बहुत विविधताएं बहुत अलग अलग हो सकते हैं, जैसे किसी भी जंतु में 6 पैर, किसी में क्या होता है 6 पैर होता है, किसी में क्या होता है 4 होता है, किसी में क्या होता है 2 होता है, ठीक है। तो अलग अलग सब में होता है। ऐसे देखिए कौवा क्या होता है, मन रहने के आधार पर विविधता क्या है, कौवा कहाँ रहता है, वृक्ष पे रहता है, ठीक है। और चींटी कहाँ रहता है, मिट्टी में और बिलों में रहती है। और गाय कहाँ रहता है कि हम लोग जो है जो अपना ऐसे जो गौशाला होता है वहां रहती है। और अन्य जो भी जीव है उसके बारे में आप लिख सकते हैं। अब वही देखिए कौवा क्या खाता है, भोजन के रूप में क्या क्या विविधता है, भोजन के रूप में कौवा कीट खाता है, चींटी क्या खाता है, पत्तियां खाती है, बीज और कीट खाता है, ठीक है। और गाय क्या खाती है, घास और पत्तियां खाती है। ये खाने को लेकर विविधता हुआ। ये गति के आधार पर विविधता, कौवा क्या करता है, उड़ता भी है, और क्या होता है, चलता भी है। चींटी क्या होता है, वो चलता है। गाय क्या होता है, वो चलती है, ठीक है। मतलब क्या गति के आधार पर ये सब विविधता हुआ। उसके बाद क्या है, अन्य कोई अवलोकन और विशेषताएं के आधार पर विविधता क्या होता है, कौवा के पास क्या होता है, चोंच होता है, ठीक ना, वो मुड़ी भी थोड़ा सा चोंच होता है, ठीक है। और चींटी के पास कितने होते हैं, 6 पैर होते हैं। और गाय के पास कितने पैर होते हैं, 4 पैर होते हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, अलग अलग प्रकार की विविधता अलग अलग जीवों में है, इस चीज का इसमें बताया गया है। चलिए अगला देखते हैं, इसमें क्या चीज का है, हमारे उसी में क्या किया गया है कि मैंने शिक्षिका के द्वारा, या एक बोर्ड है जिसमें जो है ना सभी
पौधे का फिगर जो है बना दिया गया है, उसके आधार पर बताया जा रहा है, बच्चों को समझाया जा रहा है कि किस प्रकार की विविधताएं होती है। चलिए, पौधे और जंतुओं के समूह कैसे बनाए। पौधे और जंतुओं का समूह किस आधार पर बना सकते हैं, तो बना सकते हैं आप देखिए फूलों की उपस्थिति या अनुपस्थिति के आधार पर। कौन कौन पौधा में फूल होता है, किन किन पौधे में फूल नहीं होता है, इस आधार पर भी आप अलग अलग बंटवारा कर सकते हैं। और क्या, इसका कठोर या कोमल तना, मतलब किसी पौधे का तना क्या होता है, कठोर होता है, किसी तरह के पौधे का तना क्या होता है, मुलायम होता है, तो उसके आधार पे भी अलग अलग बांट सकते हैं। ठीक है, और क्या चीज, खान पान का स्वभाव, यानी जंतुओं में जो होता है खान पान के स्वभाव के आधार पे बांट सकते हैं। कोई मांसाहारी होता है, कोई शाकाहारी होता है, कोई सर्वाहारी होता है। ठीक है, उसके बाद क्या, रहने का स्थान, रहने का स्थान पे भी अलग अलग बांट सकते हैं। कोई जल में रहता है, कोई स्थल में रहता है, कोई आकाश में उड़ता है। ठीक है, चलिए इस प्रकार से हम क्या करते हैं, समूह बना सकते हैं। एग्जाम्स में तो ऐसे भी नहीं पूछेगा समूह बनाने के लिए। जैसे देखिए क्या चीज है कि इसके आगे देखिए आम क्या होता है, आम क्या होता है, ऊंचाई में क्या होता है, आम क्या होता है, इसका ऊंचाई बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, गुलाब का ऊंचाई क्या होता है, उससे कम होता है, इसको मध्यम बोला गया। ठीक है, टमाटर का ऊंचाई क्या होता है, धरातल से ऊंचाई क्या होता है, बहुत छोटा होता है। ठीक है, और उसके आधार पर देखिए कि आम का क्या हो जाएगा, तना क्या हो जाएगा, कठोर हो जाएगा। गुलाब का भी कठोर होता है। टमाटर का क्या हो जाता है, कोमल हो जाता है। तो आम को क्या कहते हैं हम लोग, वृक्ष कहते हैं। और जो गुलाब वो क्या हो गया, झाड़ी कहलाता है। और यह सबसे छोटा क्या होता है, आकार बहुत छोटा होता है इसका तना मुलायम होता है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, हम लोग शाक कहते हैं। ठीक है, ये क्या होता है, वृक्ष इसको कहते हैं जिसका तना क्या हो कि लंबा हो, और क्या होता है, धरातल से कुछ दूरी पे हो। ठीक ना, मतलब ऊंचाई तक हो, उसको हम लोग क्या कह देंगे, वृक्ष हो गया। ये क्या हो गया, झाड़ी हो गया। ये क्या हो गया, शाक का उदाहरण हो गया। ठीक है, तना से हम लोग क्या मिलता है, जो वृक्ष होता है उससे क्या मिलता है, हमको लकड़ी मिलता है। ठीक है, चलिए अब इसमें बताया गया है कि मतलब पत्तों के आधार पर विविधता क्या है, मतलब पत्ता जो होता है पौधे में, उसके आधार पर क्या क्या विविधता है। विविधता यह होता है कि कुछ पत्ते इस प्रकार से दिखते हैं। ठीक ना, इस पत्ते में क्या होता है, समझिए ध्यान से, इस प्रकार से होता है ये। ठीक है, इसमें होगा क्या चीज कि एक तरह से ये है और इस तरह से रहेगा, मतलब एक तरह से जाल के तरह क्या होता है, एक तरह से जाल, जाल क्या होता है, इसे फेंकता है तो चारों तरफ फैल जाता है ना, इस प्रकार से रहता है। तो इसको हम लोग कहते हैं जालिका रूपी, क्या लिखाते हैं इसको हम लोग कि जालिका रूपी शिरा विन्यास, जालिका रूपी शिरा विन्यास कहते हैं। और यह किसमें किसमें पाया जाता है, आपका पाया जाता है, आपका हो गया तुलसी में भी पाया जाता है, ये आपका पीपल के पत्ते में पाया जाता है। अभी आपका क्या हो जाएगा कि जन गुड़हल के पत्ते में पाया जाता है, इस प्रकार का शेप जिसके पत्ते में पाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं, जालिका रूपी शिरा विन्यास। एक होता है ये क्या है आपका समांतर शिरा विन्यास। समांतर मतलब क्या होता है, दो जो शिरा विन्यास हम लोग, ये जो रेखा है जो है ना, ये सब यही रेखा को हम लोग कहते हैं शिरा। ठीक है, क्या कहते हैं इसको हम, शिरा कहते हैं ये रेखा को। ठीक है, अब देखिए ये समांतर है ना, ये टेढ़ा भी होता है, ये सीधा नहीं होता है। लेकिन हाँ, जो केले के पत्ता में जो होता है, ठीक है समझिए ध्यान से, केले के पत्ता में जो होगा तो उसमें क्या चीज होता है, देखिए ध्यान से, उसमें समांतर रूप से होगा। जैसे ये है तो दूसरा लाइन ऐसे सीधा सीधा होगा, फिर तीसरा लाइन में सीधा भी होगा, चौथा लाइन भी सीधा में होगा, पांचवा भी सीधा में होगा। ये दोनों के बीच लगभग सेम डिस्टेंस होता है। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, समांतर रूप से होता है। ठीक है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, समांतर शिरा विन्यास युक्त केले की पत्ती। और उसके बाद देखिए जो घास, देखिए इसमें घास में होता है, या तो धान में भी कहिए, तो धान में भी समांतर ही होता है। बस उसमें क्या होता है कि जैसे इस प्रकार से है ना, तो जैसे देखिए ये धान के पत्ती से है, इसमें इस प्रकार से होगा, इस प्रकार से एकदम समांतर, मतलब सीधा रूप से समांतर होगा। इस तरह से रेखा होगा समांतर। ये दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, लगभग क्या होगा, सेम होगा। जिसके कारण से क्या होता है, ये दोनों के बीच का क्या है, हमेशा दोनों के बीच का क्या होगा, डिस्टेंस सेम होगा, यानी समांतर रूप से वह गमन करेगा। तो इसको भी हम लोग क्या कहते हैं, समांतर शिरा विन्यास। ठीक है, चलिए मैं 3 प्रकार से क्या होता है, पत्ती के आधार पे होता है, मुख्य रूप से 2 ही होता है, एक जालिका रूपी होता है, एक समांतर रूपी होता है। समांतर रूपी 2 प्रकार से होता है, एक हो गया केले का प्रकार जो कि इस प्रकार से समांतर होता है, और क्या होता है, घास हो गया या गेहूं हो गया, धान में क्या होता है, इस लंबाई के आधार पे होता है, या मक्का में भी ऐसा ही होता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। हाँ, अब क्या चीज है, वो पत्ते के आधार पे आप लोग देख लिए कि विविधता क्या क्या होता है पौधों में। अब क्या है, जड़ के आधार पर विविधता। तो जड़ के आधार पे 2 प्रकार का होता है। एक होता है आपका मूसला जड़, क्या होता है, एक आपका मूसला जड़। देखिए मूसला जड़ में क्या होता है कि जैसे ये पौधा हो गया, ठीक है, इसका जो जड़ जो होगा ना, जड़ एक तरह से इस तरह से एक मुख्य जड़ इस तरह से आएगा। ठीक है, और इसी से क्या होगा
कि दूसरा तीसरा सर सब जितना भी जड़ होगा इसी से सब जुड़ा हुआ होगा। ठीक है, यह हो गया आपका धरती हो गया अंदर में, इसी से सब जुड़ा होगा, एक ही से सब जुड़ा होगा। इसको हम लोग कहते हैं मूसला जड़। क्या कहते हैं इसको हम? मूसला जड़। हाँ, एक जड़ किस प्रकार से होगा कि समझिएगा ध्यान से, कि जैसे कि क्या हो गया कि एक पौधा हो गया, ये एक पौधा हो गया। ठीक है, तो उसमें क्या हो जाएगा कि इधर से एक अलग जड़, ये भी अलग जड़, ये भी अलग, कोई किसी से जुड़ा नहीं रहेगा, खुद ही खुद सब बना हुआ रहेगा। इसको हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग इसको कहते हैं झकड़ा जड़। ये क्या हो गया आपका? झकड़ा जड़। अब देख सकते हैं आपका सरसों में क्या चीज है? सरसों में क्या हो जाता है आपका? यही हो जाता है मूसला जड़ होता है। आपका चना में देखिए, सरसों हो गया, चना हो गया, ये सब में क्या होता है आपका? ये मूसला जड़ होता है। और जितना ये सब जो हो गया आपका धरती घास उसमें हो जाता है, धान में हो जाता है, गेहूं में हो जाता है, ये कौन सा होता है? झकड़ा जड़ होता है। क्या होता है? झकड़ा जड़ होता है। ठीक है, चलिए अब अगला देखिए। अगला अंतर किस आधार पे है? मतलब उसी तरह से इसमें लिस्ट बनाने के लिए बोला है कि कौन कौन सा घास है जिसमें कि मूसला जड़ होता है, कि कौन कौन सा जिसमें कि झकड़ा जड़ होता है, किसमें समांतर सिरा विन्यास होता है पत्ते का, या किसमें जालिका रूपी सिरा विन्यास होता है। वो सब चीज का आप लिस्ट बनाइए, उस चीज को लिखिए। ठीक है, चलिए अब लिस्ट बनाना आपका काम है, आप ले सकते हैं उसको उदाहरण के रूप में। जो जो आपको लगता है कि जालिका रूपी है, उसी पान का पत्ता भी होता है जालिका रूपी, तो सबका उदाहरण आप लिख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। चलिए अब अगला क्या चीज है? बीजों के आधार पर क्या है उसमें? विविधता। क्या क्या चीज हम पढ़े अभी तक में? ऊंचाई के आधार पर विविधता पढ़े, और क्या चीज पढ़े हम? तो और हो गया हम लोग के पास पत्ते के आधार पर विविधता पढ़े, दूसरा तीसरा क्या पढ़े हम? जड़ों के आधार पर विविधता पढ़े। उसके बाद चौथा ये आपका कौन सा हो गया? ये हो गया बीजों के आधार पर क्या है? विविधता। तो क्या होता है, कुछ जो भी होता है, जैसे देखिए आप जो चना होता है, चना को क्या कीजिए? फूलने के लिए दे दीजिए। फूलने के बाद जब चना को तोड़िएगा ना, दो भाग में एक समान रूप से बीज बटेगा, दो भाग में बटेगा। लेकिन अगर यदि वही अच्छी चीज को यदि आप किसी, जैसे हो गया आपका चना हो गया आपका क्या होता है? दुई हो जाता है। ठीक है, जैसे देखिए मक्का का बीज लीजिए, मक्का को बीज को कितना भी फूलने दे दीजिए, कितना भी कुछ कर लीजिए, तो वह दो भाग में एकदम स्पष्ट रूप से नहीं बटेगा। चना क्या होता है? वो बढ़ जाता है। ठीक ना, लगभग दाल क्या होता है? लगभग सब दो भाग में बट जाएगा। लेकिन देखिए मक्का दो भाग में नहीं बटेगा, एक ही भाग में इसका बीज रह जाएगा। इसका बीज चना का क्या हो जाएगा? दो भाग में बट जाएगा, लेकिन इसका बीज एक ही भाग में बटा हुआ रहेगा। तो जिस बीज को तोड़ने के बाद दो भाग में बट जाता है, एकदम समान रूप से बटता है, उसको हम लोग कहते हैं द्विबीजपत्री। क्या कहते हैं हम लोग? द्विबीजपत्री। और जिसमें क्या था? एक ही रहता है, उसको हम क्या कहते हैं? एकल बीजपत्री। मतलब चना क्या है? द्विबीजपत्री। और चना के बारे में हम क्या बताए थे? तो चना जो था, समझिए ध्यान से, चना का जो पौधा था उसमें किस प्रकार का जड़ था? देखिए, जो चना का जो पौधा था किस प्रकार का जड़ था? मूसला जड़ था। और इसका जो पत्ता था, इसका पत्ता किस प्रकार का था? जालिका रूपी। तो अब देखिए हम यहीं पे एक चीज लिखते हैं। चलिए देखिए, जो चना जो था, चना में क्या था? वो पत्ता किस प्रकार था? जालिका रूपी थी। पत्ता क्या था? जालिका रूपी था। और उसमें जो है जड़ किस प्रकार का था? जड़ था मूसला जड़ था। क्या था? मूसला जड़ था। और उसके बाद ये क्या है? बीज किस प्रकार का है? बीज उसमें है द्विबीजपत्री। क्या है? द्विबीजपत्री है। इसका मतलब जिसमें क्या होगा? जालिका रूपी जो पत्ता होगा जिसमें, उसमें क्या हो जाएगा? मूसला जड़ हो जाएगा। उसमें क्या हो जाएगा? उसमें मूसला जड़ होने का संभावना ज्यादा रहेगा, लगभग उस वही रहेगा। ठीक है, और क्या हो जाएगा? बीज कैसा होगा? द्विबीजपत्री होगा। लेकिन हाँ, जैसे क्या होगा? ये मक्का हो गया, जैसे कि मक्का हो गया, तो मक्का का जो पत्ता था, जो मक्का का पत्ता कैसा रहता है? मक्का का पत्ता इस प्रकार से रहता है, लंबा रहता है। ठीक है, और उसमें देखिएगा इस तरह प्रकार से समांतर रूप से रेखाएं बनी होती है। तो इसका मतलब है ये क्या है? समांतर रूपी। ये किस प्रकार का होगा? इसका पत्ता कैसा होगा? समांतर रूपी। ठीक है, शिराविन्यास होगा, समांतर रूपी शिराविन्यास होगा। और जड़ इसका कैसा होता है? जड़ कैसा होता है कि देखिए जो इसका जो पौधा जो होता है इस प्रकार से रहेगा, इस प्रकार से रहेगा। और क्या होगा? इस प्रकार से पूरा जड़ क्या होता है? एक ही से सब जड़ नहीं निकलता है, सब जड़ अलग अलग अपना अपना निकलता है। तो जो सब जड़ अलग अलग अपना अपना निकलता है उसको क्या कहते हैं? झकड़ा जड़ कहते हैं। ठीक ना, एकदम जकड़ के रहेगा सब एक दूसरे से, मतलब कि सटा हुआ रहेगा, लेकिन एक दूसरे से जुड़ा नहीं रहेगा, सब अलग अलग से जुड़ा हुआ रहेगा। इसमें क्या हो जाएगा? मक्का में क्या हो जाएगा? झकड़ा जड़। क्या हो जाएगा? झकड़ा जड़ होगा। ठीक है, और उसके बाद इसमें बीज किस प्रकार का होता है? एकल बीजपत्री। क्या होता है? एक बीजपत्री या एकल बीजपत्री। क्या हो जाता है? एक बीज पत्री।
इसका मतलब कि जिसमें क्या हो जाएगा, समांतर रूपी होगा उसमें झकड़ा जड़ होगा, उसमें एकल बीजपत्री होगा, जिसमें जलिका रूपी होगा उसमें मुथला जड़ होगा और द्विबीजपत्री होगा। ठीक है, यही बात को लेकर के इसमें समझाया गया है, उसी को हम वहां पर समझा दिए। ठीक है, चलिए अगला ये चीज बताना चाह रहा है कि अलग अलग जीव जो होता है गति जो होता है अपने अनुसार से अलग अलग तरीके से करते हैं। जैसे क्या होगा, गाय है क्या होता है, गति अपने पैरों से करता है। तितली क्या करता है, अपने पंखों से करता है। बाय द वे देख सकते हैं मछली क्या होता है, अपना जो पर जो होता है ये वाला, ठीक है, उससे करता है गति। मेढक क्या करता है, अपने पैरों से गति करता है। और जो चलिए कछुआ है ये भी क्या करता है, अपने पैरों से गति करता है। बस मैंने अलग अलग प्रकार की विविधताएं, अलग अलग जहाँ जो रह रहा है, जिससे कि जल में जो रह रहा है वो अलग प्रकार की गति करने के लिए अलग अलग अंगों को इस्तेमाल करता है। जो स्थल में रह रहा है वो अलग अंगों का इस्तेमाल करता है। ठीक है, जैसे पक्षी है पंखों का इस्तेमाल करता है गति करने के लिए। ठीक है, यही प्रकार की विविधता है जंतुओं में। चलिए अगला क्या चीज है, हाँ वही उसी का लिस्ट बनाया हुआ है कि कौन किससे क्या गति करता है। चींटी क्या होता है, टांग से गति करता है। बकरी टांग से गति करता है। कबूतर पंख से गति करता है। मक्खी क्या करता है, पैर से भी गति करता है और पंख से भी चलता है मक्खी। ठीक है, बस उसी का एक तरह से लिस्ट बनाया गया। चलिए अगला ये चीज है, इसमें क्या बता, देखिए ये जानकी अम्बाल जी के बारे में बताया गया है कि एक भारतीय वनस्पति शास्त्री थी जो पर्यावरणीय संबंधी कार्यों के प्रति समर्पित थी। उन्होंने भारत के पौधों की समृद्ध जैव विविधता का प्रलेखन और संरक्षण करने में सहायता की। उन्होंने साइलेंट वैली बचाओ आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण प्रमुख के रूप में उन्होंने भारत में पौधों की विविधता का प्रलेखीकरण करने के लिए कार्यक्रमों को शुरुआत किया। मतलब देखिए एक तरह से एक साइलेंट वैली जो है, साइलेंट वैली एक तरह से क्या एक वन है। ठीक है, और साइलेंट वैली उसका इसलिए नाम रखा गया। और जितना भी वन है, ठीक ना, उसमें क्या आता है, शाम के समय क्या होता है, झिंगुर भी कम से कम क्या होता है, आवाज करता है। झिंगुर का भी आवाज होता है। लेकिन साइलेंट वैली में क्या होता है, शाम के समय झिंगुर भी आवाज नहीं करता है, एकदम शांत, इसलिए उसका नाम क्या रखा है, साइलेंट वैली। ठीक ना, उसी को बचाने के लिए क्या किया इन्होंने भी जैसे अपना योगदान दिया कि वह साइलेंट वैली को खत्म ना किया जाए। वो जिस प्रकार से प्रकृति में है उसका प्रकृति उसी प्रकार से वह बना रहे। चलिए अगला क्या चीज है, हाँ मतलब साइलेंट वैली के बारे में सफलता की कहानी क्या है, साइलेंट वैली बचाओ आंदोलन। साइलेंट वैली बचाओ आंदोलन जो है यह केरल में पालक्काड जनपद के एक जंगल की वास्तविक कहानी है। कहाँ के है, साइलेंट वैली कहाँ पाया जाता है, कहाँ था, यह केरल में था। ठीक है, यह अछूते सुंदर आर्द्र सदाबहार जंगल और उसकी समृद्ध जैव विविधता को संरक्षित करने के विषय में। देखिए यहाँ पे जैव विविधता इस प्रकार है कि जिससे कि हम लोग को लगता है कि कुछ जीव जिसका जो है विलुप्त हो चुका है, अब नहीं है, लेकिन हाँ आपको साइलेंट वैली में वैसा सब भी जीव मिल जाएगा जिसके बारे में हम लोग सोच रहे हैं कि वह विलुप्त हो चुका है। ठीक ना, इतना वहाँ जैव विविधता मतलब कि भिन्न भिन्न प्रकार का जीव जिसके बारे में हम अभी तक नहीं भी जान पाए वह साइलेंट वैली में है। ठीक है, चलिए उसके बाद बोलते प्रसिद्ध साइलेंट वैली को उन आम जनों द्वारा चलाए गए एक द्वितीय आंदोलन द्वारा बचाया गया था जो जंगल के आसपास भी नहीं रहते थे। मतलब वैसा सब व्यक्ति जो कि जंगल के आसपास भी नहीं रहता था, दूर से आकर के लोगों ने वहां पे क्या किया, आंदोलन कर करके साइलेंट वैली को बचाया था। ठीक है, तो यह संघर्ष कुंतीपुड़ा नदी के समीप एक जल विद्युत बांध के प्रस्ताव के विरुद्ध 10 वर्षों तक जारी रहा। मतलब जो ना जल विद्युत जो होता है ना, बांध जो होता है, मतलब कि एक तरह से क्या विद्युत के उत्पादन के लिए एक बांध बनाया जाता है, उसके आधार पर क्या होता है, विद्युत का उत्पादन किया जाता है, इसका हम लोग यूज करते हैं। तो वही उसका कहना था कि हाँ साइलेंट वैली जो है वहीं पे बनाया जाए, लेकिन उस चीज को लेकर के विरोध किया, वहां नहीं बनने दिया गया। ठीक है, उस समय लोगों ने व्यापक जागरूकता कार्यक्रम संपादन को पत्र, समाचार पत्रों में लेख और सेमिनार और अंत में न्यायालय में याचिकाएं और अपील सहित सभी संभव उपलब्ध साधनों का उपयोग किया। और इस प्रकार यह आंदोलन साइलेंट वैली को बचाने में सफल रहा। जो साइलेंट वैली है उसको क्या किया गया, इस प्रकार से कोर्ट भी जाना पड़ा, तो लोग कोर्ट भी गए, सेमिनार भी किए, वहां पे आंदोलन भी किए, सब तरह से किसी लोग अपना मकसद बना लिए थे किस प्रकार से हमको साइलेंट वैली को बचाना है, और ये लोग बचा लिए। चलिए इसमें वही बता रहे हैं कि जो ना कि गति करने के लिए मछली अपने पंखों की सहायता से पानी में तैरती है। मतलब क्या होता है, गति करने के लिए क्या करता है, अलग अलग अंगों को इस्तेमाल कर रहा है। ये पंखों की सहायता से करता है, ये क्या करता है, पैरों की सहायता से अपना गति करता है। चलिए अगला देखिए क्या चीज है, हाँ कि विभिन्न परिवेशों में पाए जाने वाले जंतुओं और पौधे। ठीक है,
चलिए, मरुस्थल में मोटे और मांसल तने युक्त नागफनी के पौधे। चलिए इसमें थोड़ा सा समझते हैं इसको लेकर के, ठीक है। देखिए इसमें क्या होता है, ये जो मरुस्थल जो होता है, देखिए मरुस्थल मतलब क्या होता है, मरा हुआ स्थल। वहाँ किसी भी चीज़ का जानते हैं बहुत कम होता है कि वहाँ फसल का उत्पादन, किसी चीज़ का उत्पादन संभव हो पाता है, क्योंकि वहाँ क्या आता है कि जो ना मतलब किसी भी फसल को उत्पादित होने लगे तो आता, जैसे कहीं हो जाएगा कि जल का ही बहुत अधिकता हो जाएगा जिससे पौधे का उत्पादन नहीं होगा, कहीं क्या हो जाएगा जल बहुत ही कम हो जाएगा, एकदम नहीं है जल, तो वहां भी उत्पादन नहीं हो पाएगा। जैसे देखिए रेगिस्तान, जहाँ की बालू ही बालू है, वहां क्या जल है ही नहीं, जिसके कारण उत्पादन संभव नहीं है। और कहीं क्या होता है कि बहुत ज्यादा बर्फबारी है, बहुत ज्यादा बर्फ गिरा हुआ है, ठीक है, अब वहां जल ही इतना हो गया है कि उसको क्या हो जाता है, ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, नहीं मिल पाएगा सही रूप से, तो क्या होगा, पौधा बड़ा नहीं हो पाता है। तो दोनों को मरुस्थली कहा जाता है, मरा हुआ स्थल, जिससे क्या हो जाएगा, फसलों का उत्पादन करने में अति समस्याएं पैदा होगी, ठीक है। चलिए इसमें है देखिए कि मरुस्थलीय क्षेत्रों में बहुत कम जल उपलब्ध रहता है। मरुस्थलीय क्षेत्रों में बहुत कम क्या होता है, जल उपलब्ध रहता है। शुष्क मरुस्थल दिन में अत्यधिक गर्म और रात्रि में अत्यधिक ठंडे हो जाते हैं। देखिए दिन में अत्यधिक गर्म होने का कारण क्या होता है, वहाँ क्या होता है, बालू रेत का कण होता है, ठीक है, जब सूर्य का प्रकाश उस पर पड़ता है तो बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, क्या होता है, बहुत ज्यादा वो गर्म होने लगता है। जब वहाँ का जितना भी उतना रेत ही रेत चारों तरफ है, बालू ही बालू चारों तरफ है, इसका मतलब क्या होगा, सब हीट होता है। जब सब जगह से सब हीट होगा तो वहाँ का वायुमंडल क्या होता है, हीट होता है। जैसे सूर्यास्त होता है तो वो बालू क्या होता है, धीरे धीरे ठंडा हो जाता है, बहुत ज्यादा ठंडा होता है, ठीक ना। अब जब धूप नहीं पड़ रहा है तो क्या होगा, धीरे ठंडा होगा, वो बहुत ज्यादा ठंडा हो जाता है। इसके कारण रात्रि के समय बहुत ज्यादा ठंड लगता है और दिन के समय बहुत ज्यादा गर्म लगता है। तो ऐसा इस स्थिति से बचने के लिए क्या होता है, वहां पे जितने भी से नागफनी सब हो गया, ये सब जो नागफनी है, ठीक ना, तो ये सब का क्या होता है, त्वचा क्या होता है, मोटा होता है, त्वचा मोटा होता है, जिससे क्या होता है कि धूप भी उसको उस पर ज्यादा असर नहीं कर पाता, ज्यादा उसको खत्म नहीं करता, जला नहीं पाता, और ठंड पे भी, उस ठंड में भी क्या करता है, तो जो उसका त्वचा, जो मोटा त्वचा जो होता है, इसको बचा लेता है। चलिए अगला देखिए, या ऊँट के बारे में हम जानना चाहेंगे, ठीक है। क्या बोला जा रहा है कि देखिए दो प्रकार का ऊँट है, ठीक ना, बहुत ठंडे पर्वतीय क्षेत्रों में पराही हिमपात होता है। ऐसी परिस्थितियों में जीवित रहने के लिए कुछ वृक्षों की बनावट ऐसी होती है, उन पर बर्फ टिकती नहीं है, बल्कि ओहो एक छोटा है क्या, हाँ चलिए यहाँ पे एक चीज समझ लीजिए, यह जो आपका है, ये जो देवदार का जो वृक्ष है, ठीक है, अब देखिए मरुस्थल में इस प्रकार से शेप बना हुआ है वृक्ष का, इस प्रकार से पौधे बना हुआ है। लेकिन वहीं अगर जहाँ पे बहुत ज्यादा बर्फ होता है, जैसे देवदार का वृक्ष है, इसका शेप इस प्रकार से है। देखिए किसी भी पौधे का शेप किस प्रकार से है, वहाँ के अनुसार वहाँ के वायुमंडल जो वातावरण होता है, वहाँ पर उसको जीने के लिए उस प्रकार का शेप उसको दिया जाता है। जैसे यह देखिए क्या बर्फबारी बहुत ज्यादा होगा, तो जैसे ऊपर से बर्फ यहाँ गिरेगा, तो यह देखिए क्या आता है, इस तरह से देखिए इस प्रकार का रहता है, क्या आ जाएगा, यह इधर से ससर के नीचे गिर जाएगा बर्फ, इधर से फिसल के क्या आ जाएगा, नीचे गिर जाएगा बर्फ, जिसपे क्या होता है, इस पे ज्यादा बर्फ टिकेगा नहीं। अगर यदि बर्फ ज्यादा जमा होने लगेगा तो क्या होता है, अत्यधिक ठंड होने से क्या होता है, कोशिकाएं काम सही से नहीं करेगी, चाहे हमारा हो या वृक्ष का हो, दोनों का सेम कंडीशन है, ठीक है। तो इसके कारण से क्या होता है, बाद में ठीक है वृक्ष का बर्दाश्त करने की क्षमता हम लोग से ज्यादा है, लेकिन बहुत ज्यादा हो जाएगा तो वो दिक्कत है। इसलिए क्या होता है, इसका जो शेप जो होता है, ये एक तरह से इस प्रकार से शेप होता है, एक तरह समझिए भी टाइप का शेप होता है, जिससे क्या हो जाएगा, ऊपर से जो भी बर्फ गिरता है उस पर वो नीचे गिर जाए, ठीक है। चलिए उसी प्रकार से देखिएगा दो प्रकार का ऊँट आपको दिख रहा है, एक है जो कि राजस्थान के गर्म मरुस्थल में रहने वाला ऊँट है, एक लद्दाख के ठंडे मरुस्थल में रहने वाला ऊँट है, ठीक है। अब समझिएगा ध्यान से, पहले हम रेगिस्तान के जो है इसमें राजस्थान के जो गर्म स्थल में रहता है, इसके बारे में समझिएगा ध्यान से। इसका जो होता है ना, पैर क्या होता है, पैर का लंबाई जो होता है वो बड़ा होता है, और उसका जो इसको चलने के लिए सबसे ज्यादा जो मदद करता है, नीचे का जो पैर का जो नीचे का जो स्तर होता है, तलवा जिसको कहते हैं, ठीक है, वह क्या होता है, बहुत शेप में क्या होता है, वह बड़ा होता है, इसलिए बड़ा होना चाहिए। देखिए वह इसलिए वहां जी रहा है क्योंकि वहां के वायुमंडल के अनुकूल इसका बॉडी है, इसलिए उसका वो क्या होता है, तलवा चौड़ा है, ताकि क्या होता है, वहां रेत होता है, बालू होता है, उसमें क्या होगा, यदि पतला रहता तो वो क्या होगा, ज्यादा बालू में धंसेगा, ठीक है, और उसका क्षेत्रफल क्या रहेगा, बड़ा रहेगा, तो बालू में क्या होगा, धंसेगा या कम, और सुलभता से क्या होगा, ये चल पाएगा, ठीक है। और पैर भी इसका लंबा इसी कारण से होता है। और चीज अक्सर लोगों के मन में यह मिथ्य बातें रहती है कि जो है ना, ऊँट जो होता है वह क्या करता है, अपना जो कुबड़ जो होता है, कुबड़ किसको कहते हैं, कि यह जो देख रहे हैं आप, ये जो क्षेत्र देख रहे हैं ये वाला, इसको कहते हैं हम लोग कुबड़, ऊँट का ये ऊपरी हिस्सा, जैसे ना इस देखिए, तो इस प्रकार से कहा जाता है, ठीक है।
समझिए ध्यान से बस। ये जो है इसका उसका कुबड़ होता है, ठीक है, ऊँट का ये क्या पार्ट क्या है, कुबड़ है। बोलता है वो लोग अक्सर देखिए मिथ बातें हैं कि वो जो ऊँट जो होता है, एक बात फिक्स है, सही है, कि लगभग एक बार में एक ऊँट लगभग 100 से 150 लीटर क्या होता है पानी पी सकता है। 100 से 150 लीटर, वो 6 महीने तक पानी बिना पिए रह सकता है। तो वो करता क्या चाहिए, आदमी के मन में रहता है कि वो जितना पानी पिए ना, या जो इसका जो कुबड़ जो होता है, ये वाला ये कुबड़ जो होता है, इसी में उसके मन में होता है, सबके मन में कि यह क्या होता है, जल क्या करता है, एकत्रित करके रखता है। लेकिन ऐसा कोई बात नहीं है, वो जितना भी जल पीता है, जैसे हम लोग में क्या होता है, ब्लड में भी जल है, ठीक है, बॉडी के अन्य सब कोशिकाओं में भी जल है, ठीक है, वो भी उसी प्रकार से अपने शरीर में ही जमा करके रखता है। लेकिन ऐसा नहीं कि यह कुबड़ में रखता है। तो यह कुबड़ में क्यों क्या रखता है, तो यह कुबड़ में रखता है वसा। क्या रखता है, यह वसा। हम लोग इससे पहले वाला चैप्टर हम बताए थे, हमारे बॉडी में सबसे ज्यादा एनर्जी देने का काम कौन करता है, वसा करता है, ठीक है। और वसा कहाँ जमा होता है, वस्य उत्तक में जमा होता है। यह जो इसका जो कुबड़ होता है, इस कुबड़ में क्या भरा पड़ा होता है, वस्य उत्तक। क्या होता है, वस्य उत्तक होता है। इस वस्य उत्तक में क्या भरा रहता है, वसा भरा रहता है। इसको हम लोग चर्बी भी कहते हैं, ठीक है। जितना अधिक क्या रहेगा, वसा भरा पड़ा रहेगा, और उतना ही क्या होगा, लंबे समय तक क्या कर पाएगा, यह यात्रा कर पाएगा। क्या होता है, एक बार यह खाना खा करके निकला तो क्या होता है, लंबा समय महीनों महीनों तो ये चलते रहता है, ठीक है। तो इसको भोजन कहाँ से मिलते रहेगा, तो यही जो वसा जो कुबड़ में जमा रहेगा, उसी से क्या करेगा, भोजन की प्राप्ति करते रहता है। जैसे एक और आपको बताए थे, जो कि ठंड क्षेत्र में जो भालू जो रहता है, ध्रुवीय भालू जो है, वो भी क्या करता है, भरदम खा लेता है, भरदम खा करके पूरा मोटा हो जाता है, ठीक है। और क्या होता है, वसा पूरा जमा कर लेता है। और उसके बाद क्या होता है, जब ठंड का समय आता है तो क्या होता है, बर्फ में घुस के जाकर के क्या होता है, वो आराम से सो जाता है, ठीक ना। और क्या होता है, जब तक वो ठंड खत्म ना हो तब तक वो बाहर नहीं निकलेगा, तब तक उसके शरीर में कहाँ से ऊर्जा आएगा, कहाँ से एनर्जी मिलेगा, तो वही जो भरदम जो खाया हुआ है, वसा जो चर्बी जो जमा हुआ है उसके शरीर में, उसी से उसका बॉडी क्या करता है, ऊर्जा के लिए उसका इस्तेमाल करते रहता है। हम आपको बताए थे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा में सबसे ज्यादा अधिक मात्रा में ऊर्जा देने का काम किसका होता है, वसा का होता है, ठीक है। चलिए, इसलिए क्या होता है, कुबड़ में क्या रखता है, वह वसा रखता है। हाँ, एक और बात आप एक चीज कह सकते हैं कि बाय द वे 100 लीटर वह पानी पी लिया है, ठीक है। तो एक और क्या कारण होता है कि लगभग 5-6 महीने तक फिर वह बिना पानी पिए रह जाता है। क्यों रह जाता है, तो कारण क्या होता है कि 100 लीटर पानी वो पीता है, उतना पीने के बाद भी हम लोग अगर यदि प्रतिदिन, हम लोग मनुष्य जो होता है प्रतिदिन 1.5 से 2 लीटर क्या होता है, हम लोग 1.5 से 2 लीटर प्रतिदिन क्या होता है, मूत्र का निर्माण करते हैं हम लोग, यानी पेशाब के रूप में जो मात्रा हम जो बाहर निकालते हैं वह लगभग 1.5 से 2 लीटर होता है। लेकिन प्रतिदिन वही ऊँट क्या होता है, प्रतिदिन यही ऊँट जो है लगभग समझ लीजिए तो 0.5 से लेकर के 1 लीटर, 0.5 से लेकर के 1 लीटर तक यह क्या करता है, मूत्र के रूप में क्या आता है, शरीर से क्या आता है, जल को बाहर निकालता है। सोच सकते हैं हमसे भी कम। यही कारण होता है कि ये पीता है 100 लीटर लेकिन निकालता है हम लोग से भी कम। यह पेशाब जो होता है ना, बहुत कम करता है, बहुत कम करता है। यह क्या करता है, जल को इसके पास अवशोषित करके रखने का क्षमता अधिक होता है। यही कारण है कि यह लंबे समय तक बिना पानी पिए रह सकता है, ठीक है। हम लोग नहीं रह सकते हैं, कारण क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, पीते हैं कम और उत्सर्जित करते हैं ज्यादा। दिन भर में कितना लोग पिएंगे, 5 से 6 लीटर पी सकते हैं, 4 से 5 लीटर बहुत है, 4 लीटर पीना ही बहुत है। और उसमें हम लोग क्या करते हैं, 2 लीटर निकाल देते हैं, जितना पिए उतना आधा निकाल दिए। और यह पीता है कितना, 100 लीटर, और एक दिन में निकालता है मात्र मुश्किल से 1 लीटर। सोच सकते हैं 4-5 महीना का तो ऐसे इसका कोर्स हो गया कंप्लीट। चलिए, हाँ, लद्दाख के समय, लद्दाख में जो रहते हैं, जब यहाँ पे ठंड बहुत ज्यादा होता है, वहां पे क्या होता है, 2 कुबड़ वाला होता है। कितना कुबड़ वाला होता है, 2 कुबड़ वाला ऊँट होता है। इसका मतलब कुबड़ अधिक होना मतलब क्या होता है, वसा अधिक होना। इसका मतलब ठंडीले प्रदेश में क्या होता है, लंबे समय तक क्या होता है, ठंड के समय में ये क्या होता है, बाहर नहीं निकलता है, लंबे समय तक इस भोजन का इसको इस्तेमाल करना पड़ता है। इसलिए क्या होता है, 2 कुबड़ होता है। कुबड़ अधिक होना मतलब वहां पे वसा अधिक होना, यानी भोजन के रूप में वसा संग्रहित रहना, ठीक है। और देखिए वसा क्या करता है यहाँ पे, और एक और चीज, हाँ, इसका जो बाल जो होता है, इसमें क्या तो उतना लंबा लंबा बाल नहीं होता है, लेकिन इसके पास क्या होता है, बाल क्या होता है, बहुत लंबा लंबा होता है, लंबा लंबा बाल होता है, जिससे क्या होता है, इसको क्या होता है कि ठंड से इसको क्या होता है, सुरक्षा मिलता है, ठंड से इसको बचाव होता है, ठीक है। चलिए, वही सब बात बताया गया है इसमें। देखिए, गर्म मरुस्थल के ऊँटों के पैर लंबे होते हैं, जिसमें चौड़े खूर होते हैं। एलेक्स ने साझा किया कि उसकी दादी उसे बताया था कि ऊँट के लंबे और चौड़े खूर ऊँटों को रेतीले मरुस्थल की रेत में बिना धंसे चलने में सहायता करते हैं। दूसरी ओर ठंडे मरुस्थल की ऊंचाई और पैर गर्म मरुस्थल के ऊँटों की तुलना में छोटे होते हैं। ये छोटे पैर
उन्हें ठंडे पहाड़ी मरुस्थलीय क्षेत्रों में आसानी से चलने में सक्षम बनाते हैं। लगभग वही चीज का है वर्णन कुबर के बारे में इधर वर्णन होगा। उसके बाद क्या आता है, इसे आगे जो है इसमें क्या होगा, मूत्र को लेकर के वर्णन होगा। क्योंकि देखिए हम भी पहले टोटल एक बार देख लेते हैं हमको क्या क्या समझाना है, क्या क्या मुख्य पॉइंट्स है। ठीक है, चलिए ऐसे उसके बाद ये दो एक ही चीज है। देखिए ये जो दो गो फूल दिख रहा है, दो गो वृक्ष जो दिख रहा है, झाड़ी दिख रहा है, दोनों एक ही चीज है। क्या चीज का, देखिए नीलगिरी में बुढ़ांश, ठीक है, और क्या चीज है, सिक्किम में बुढ़ांश है। बुढ़ांश का ही पौधा दोनों जगह है, बुढ़ांश का ही पौधा दोनों जगह। लेकिन देखिए अंतर क्या चीज होता है, जो नीलगिरी जो होता है पहाड़ी क्षेत्र होता है वो ऊंचाई पे होता है, और वहां क्या हो जाएगा कि वहां पे हवाएं उसमें क्या होगी, ज्यादा उसमें लगेगी, जिसके कारण क्या होता है, इसका जो होता है तना होता है झगड़ा होता है, और पत्ता क्या होता है, छोटा छोटा होता है। लेकिन यह क्या होता है, सिक्किम में क्या होता है, बर्फीला जगह होता है। ठीक, इसमें क्या होता है, ज्यादा हवाएं यहाँ पर तेज नहीं चलती है, जिसके कारण क्या होता है, इसका पौधा क्या होता है, इसके तुलना में बड़ा होता है। इसका पत्ते भी, फूल भी क्या होते हैं, थोड़े बड़े होते हैं। चलिए अगला है कि उन्हें जीवित रहने के लिए भोजन, जलवायु, आश्रय और आवश्यकताएं प्रदान करता है। कई प्रकार के पौधे, जंतु एक ही आवास में रह सकते हैं। आवास किसी क्षेत्र की जैव विविधता को निर्मित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मतलब उसमें बताया जा रहा है कि हाँ, आवास के आधार पर भिन्न भिन्न जो भी जीव है अपना आवास क्या होता है, भिन्न भिन्न तरीके से रखते हैं। जैसे कोई जो जलीय जीव है अपना आवास जल में रखा हुआ है, ठीक है, उसमें बहुत सारा जीव है जो कि जल से अपना जल में आवास बनाए हुए हैं। जैसे बहुत हो गया कि पक्षी हो गया, सांप हो गया, बहुत क्या होता है वो घोंसले में रहता है। ठीक है, हम लोग क्या होता है, हम लोग का आवास क्या होता है, घर होता है। चलिए अब इसके बारे में समझिए ध्यान से। बहुत जिसको पद्म विभूषण अवार्ड से भी इसको सम्मानित किया गया है, ये है आपका सालिम अली। कौन है ये, सालिम अली। यानी पक्षियों के बारे में विशेष जानकारी हम लोग को इन्हीं से मिला है, और पक्षियों को कैसे संरक्षित करना है इसके बारे में भी जानकारी विशेष रूप से इन्हीं के द्वारा मिला है। चलिए देखते हैं क्या चीज सालिम अली, ठीक ना। तो उनका जन्म 1896 और मृत्यु 1987 में। देखिए इन्हें पक्षियों में विविधता का अवलोकन किया, मतलब अलग अलग पक्षियों में क्या क्या चीज विविधता है, क्या क्या चीज अंतर है, उसके बारे में ये अवलोकन किए के लिए पूरे भारत की यात्रा किया। पूरे भारत का इन्होंने यात्रा किया। उन्होंने सभी पक्षियों की एक सूची तैयार की और उनके यात्रा में मार्गों और आवासों को भी प्रलेखित किया। मतलब जितना भी पक्षी है सबका सूची तैयार किया। ठीक है, और यात्रा के दौरान वो क्या किए कि जो है मार्गों और आवासों को भी प्रलेखित किया। मतलब कहाँ पे हुआ रह, मतलब कि वो पक्षी सब किन किन आवासों पे कौन पक्षी रह रहा है उसका भी उल्लेखित वो किया। ठीक ना, उन्होंने पक्षियों की अत्यधिक विविधता वाले क्षेत्रों को अंकित किया, जहाँ पे अलग अलग प्रकार के पक्षी बहुत ज्यादा है। ठीक है, उस सब क्षेत्र को अंकित किया कि हाँ यहाँ पे अलग अलग प्रकार के पक्षियों की संख्या अधिक है। उसके बाद अंकित किया और उन क्षेत्रों के संरक्षण के उपाय किए। मतलब हाँ, अब जहाँ पे विविधता है अलग अलग बहुत अलग अलग प्रकार का पक्षी बहुत ज्यादा, जैसे अभी देखिए क्या रहा है, बहुत पक्षी गायब होते जा रहा है। आपका देखिए कौवा बहुत कम दिखता है, मैना बहुत कम दिखता है, बहुत पक्षी लगभग जो कि विलुप्त हो चुका है। कारण है कि नेटवर्किंग का जो सिस्टम इतना डेवलप होते जा रहा है, जिसके कारण वह इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। इसके आधार पर एक मूवी भी बना है, शायद पक्षी नाम है मूवी का, वो इसका अक्षय कुमार है उसमें। चलिए, तो उसमें क्या है कि केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जो इन्होंने जो एक तरह से जो विभिन्नताएं वाला जो क्षेत्र था उसके बारे में ये बोल रहे हैं। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर राजस्थान और रंगनाथिट्टू पक्षी अभ्यारण्य, ठीक है, मंड्या हो गया कर्नाटक, ऐसे संरक्षित क्षेत्रों के उदाहरण है। उन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप के पक्षियों पर 10 खंड की एक ऐतिहासिक पुस्तक, भारतीय उपमहाद्वीप का जो पक्षी है उसके बारे में 10 खंड की एक ऐतिहासिक पुस्तक लिखा। उन्हें भारत का पक्षी पुरुष कहा जाता है। एग्जाम से पूछ सकता है भारत का पक्षी पुरुष किसे कहा जाता है, किसे कहेंगे, सालिम अली को। किसको कहेंगे लोग, सालिम अली को। इसको कहते क्या होगा, बर्डमैन ऑफ इंडिया, वही हो गया इंग्लिश उसका, के रूप में जाना जाता है। उनके योगदान के लिए उन्हें 1976 में, कब 1976 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। किससे, पद्म विभूषण से इनको सम्मानित किया गया। चलिए, भारत में बंगाल बाघ, चीता, गोडावण की संख्या मानवीय गतिविधियों द्वारा हुई उनके आवासीय क्षति के कारण घट गई है। मतलब देखिए अब मानव क्या हो रहा है कि जैसे जंगल है, जंगल की ओर रुख करने लगता है बहुत, कि वहां पे फैक्ट्री बना दे रहा है काट उठ के, बहुत ऐसा सब चीज जो निर्माण करता है, जिसके कारण क्या होता है कि जो जीव होता है, कोई भी जीव है जिसको रहने में कठिनाई होने लगेगा, इधर उधर भाग दौड़ करना पड़ेगा, तो ठीक है उसमें क्या होता है, इससे देखिए जो बाघ सब जो होता है वो लोग का अपना अपना निजी क्षेत्र होता है।
ठीक है, वह दूसरे क्षेत्र में जाएगा तो दो बाघों के बीच क्या होता है, युद्ध हो जाता है। दोनों में इस प्रकार दोनों में हमला होता है, एक तरह से एक दूसरे का हत्या वो कर देते हैं। तो अब अगर इसका घर सुरक्षित रहेगा तो यह दूसरे के घर पे नहीं जाएगा। यदि यहाँ पे जंगल का कटाई होने लगता है तो यहाँ का बाघ दूसरे क्षेत्र में जाता है और दोनों में क्या होता है, वहाँ पे मारपीट हो जाता है, भाई दोनों क्या होता है, एक दूसरे हमला करता है और किसी एक बाघ का मृत्यु हो जाता है। ये अक्सर देखने के लिए मिला है। उसी आधार पर क्या होता है, किसी का एक तरह से वहां से घर का छीनना, एक तरह से वो दिक्कत कठिनाई सभी जीवों को झेलना पड़ता है। बस यही चीज का इसमें वर्णन है। आईसी को एक संरक्षण के लिए 1973 में, कब 1973 में बाघ परियोजना प्रोजेक्ट जो है ना, बाघ परियोजना प्रोजेक्ट टाइगर का आरंभ किया गया था। पूछेगा कि बाघ परियोजना या प्रोजेक्ट टाइगर का आरंभ कब किया गया था, 1973 में। कब किया गया था, 1973 में, ठीक है। और 2022 में चीता पुनर्वास परियोजना, चीता पुनर्वास परियोजना जो है 2022 में किया था। पुनर्वास मतलब क्या है कि जैसे कोई भी जंगल में वहाँ चीता की संख्या कम है तो अदर जगह से ला करके चीता को वहां पे रखा गया, उसको पुनः उसको आवाज दिया गया कि हाँ यहाँ रहे। चलिए परंपरागत रूप से संरक्षित वन और पवित्र उपवन और सेक्रेड ग्रुप्स, मतलब देखिए परंपरा इसमें क्या चीज हो गया। देखिए पवित्र उपवन वह आबादित वन क्षेत्र है जिसका आकार बहुत छोटे से लेकर बहुत बड़े तक हो सकता है। पवित्र उपवन पूरे भारत में पाए जाते हैं। ये कई प्रकार के औषधीय पौधों समेत विविध प्रकार के पौधों और जंतुओं का घर है। मतलब इसमें क्या होता है, विभिन्न प्रकार के पौधे जंतु पाए जाते हैं। इसमें क्या होता है, जो पौधा होता है उससे क्या होता है, औषधि का निर्माण क्या होता है। ऐसे तो जितना भी जंगली जितना भी पौधा है उन सबसे भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। चलिए अब क्या हो गया, आपका चैप्टर यह कंप्लीट हो चुका है। हम लोग क्या पढ़े हैं, अनुकूलन पढ़े हैं कि जीव जो अपने अनुकूल क्या होता है कि अपने अनुकूल वातावरण में रहते हैं, उसके अनुसार से क्या होता है भोजन यापन करते हैं, ठीक है। उभयचर जो क्या होता है जल में और स्थल दोनों में रहता है, ठीक है। जलीय जीव के बारे में बताते हैं जो जल में रहता है। जैव विविधता मतलब कि अलग अलग जीव जो अलग अलग वातावरण में क्या होता है, अलग अलग जीव क्या होता है अपना जीवन लाइफ क्या करता है अलग अलग तरह से करते हैं, उसको जैव विविधता कहते हैं। बीज पत्र के बारे में बताया कि द्विबीजपत्री होता है, इसमें कि एक ही बीज में दो भाग होता है उसको द्विबीजपत्री कहते हैं, और एक ही बीज में क्या होता है दो भाग नहीं एक ही रह जाता है उसको एक बीजपत्री कहते हैं, ठीक ना। उसके बाद झकड़ा जड़ के बारे में बताए थे। मुसला जड़ में क्या होता है, एक ही जड़ में विभिन्न प्रकार का जड़ उससे जुड़ा होता है उसको मुसला कहते हैं, झगड़ा कहते हैं। सब अलग अलग रहेगा उसको झगड़ा जड़ कहते हैं। तो आवास कौन कौन सा जीव कहाँ रहता है, जो जल में रहने वाले जीव जलीय आवास में रहते हैं, ठीक है। और स्थल में रहने वाले स्थलीय आवास कुछ होता है कि वो हवा में उड़ते हैं, जैसे पक्षी सब हो गया वो क्या होता है घोंसले बना करके रहते हैं, ठीक है। शाक मतलब क्या होगा, जिसके हाइट बहुत कम हो, उसका तना बहुत पतला हो मुलायम, उसको हम शाक कहते हैं। एक बीजपत्री के बारे में बता चुके हैं। समांतर शिराविन्यास जिसका क्या होता है शिराओं का संख्या क्या होता है एक तरह से वो आकार के समांतर हो उसको समांतर शिराविन्यास कहते हैं। जालिका रूपी क्या होता है, एक जाल की तरह चारों तरफ से फैला हुआ हो उसको हम जालिका रूपी कहते हैं। पवित्र उपवन के बारे में बताया कि जहाँ पे क्या होता है एक तरह से वो पवित्र उपवन देखिए क्षेत्रीय भी वन होता है उसको पवित्र उपवन कहते हैं, जहाँ पे क्या होता है विभिन्न प्रकार का जीव जंतु भी पाया जाता है। उसमें पाए जाने पौधे से दवाई का भी निर्माण किया जाता है। झाड़ियाँ जिसका आकार क्या होता है मध्यम आकार होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए नहीं कम होना चाहिए, ठीक है। जैसे हो गया तुलसी सब क्या हो गया झाड़ियाँ के अंतर्गत आता है। मुसलाजर के बारे में बता चुके हैं। थलीय मतलब इसमें बता चुके हैं सुने ध्यान से, स्थलीय हो गया, ठीक है, मतलब कि धरातल हो गया, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या वृक्ष के बारे में बता चुके हैं। इसका क्या होना चाहिए, तना उसका क्या होता है लंबा होता है मोटा होता है और क्या होता है वह आकार में बड़ा होता है, ठीक है। शिराविन्यास के बारे में बता चुके हैं। 3 प्रकार का होता है, एक जालिका रूपी शिराविन्यास, क्या होता है समांतर शिराविन्यास। समांतर में 2 प्रकार का हो जाता है, एक होता है आपका जो केले के पत्ते में होता है, ठीक है, एक होता है आपका गेहूं के पत्ते में होता है। बस यहाँ तक का कहानी खत्म हो गया, ये चैप्टर संपूर्ण रूप से खत्म हो गया, ठीक है। अब कोशिश रहेगी प्रतिदिन एक चैप्टर कंप्लीट रूप से खत्म होते चला जाएगा, ठीक है। इसमें देखिए ज़्यादा कुछ चैप्टर में नहीं था, ठीक है, बस ज़्यादा डिस्कशन करने से भी इसमें फायदा नहीं था। जो मुख्य टॉपिक था उसको हम डिस्कशन हम कर चुके हैं, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद।